जाएगा उस हीट की इंटरनल एनर्जी में रेस करने के लिए, और जाएगा जब हम एक किसी भी गैस सिस्टम को हीट का सप्लाई करते हैं, तो उस हीट का कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन पार्ट जाता है उसे वर्क परफॉर्म करवाने के लिए, और कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन पार्ट जाता है वो क्या करने के लिए, रेस करने के लिए इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, नोट हो गया। चलो जी, पहला एमसीक्यू देखते हैं जी। क्वेश्चन 1 देखिए प्लीज। कहता है कि जी हाँ जी, पहला एमसीक्यू में ये कहता है, इफ अ सिलेंडर कंटेनिंग अ गैस एट हाई प्रेशर एक्सप्लोड्स, अगर हाई प्रेशर पे एक्सप्लोड होती है तो गैस अंडरगोस क्या जी? अब गैस अंडरगोस एडियाबैटिक एक्सपेंशन जी। आपको पहले से पता है हाई प्रेशर पे एक्सप्लोड जब होगी तो फास्ट और रैपिड प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और वर्क माइनस डेल्टा यू के इक्वल होता है। तो ये जो गैस एक्सपेंड होके, फास्ट एक्सपेंड होके, रैपिड एक्सपेंड होके फैल जाएगी, इसको हम वापस से ला सकते हैं। जो हीट, जो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज कर जाएगा वो हम नहीं चेंज कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज होगा और फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा। बीटा ऑप्शन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गैस एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, इट सडनली कंप्रेस टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर गैमा को हम सपोज करते हैं कि वो 3/2 है, तो देन द फाइनल प्रेशर आपने बताना है जी। फाइनल प्रेशर जी आप ये देख लीजिए, P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप पुट कर दो, P1 और P2 निकालना है तो ये आप V2 को V1 के नीचे ले आओ, V1 और V2 की होल पावर आ जाएगी। अब यहाँ V1 को V के तो V2 को V/4 रखें और गैमा को आप 3/2 कर दो।
तो ये 2 की पावर 2 आ गया, होल होल पावर 3/2 आ गया, इंटू पी आ गया, तो P2 हमारे पास 8P आ जाएगा। तो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा हमारे पास। बीटा ऑप्शन डी इसका। अच्छी तरह क्वेश्चन देख ले प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 4 कर्व्स हैं ए बी सी एंड डी आर ड्रॉन इन द एडजॉइनिंग फिगर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। तो कर्व्स विच रिप्रेजेंट एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंज। आप याद रखो, अगर मुझे कर्व से एडियाबैटिक और क्या नाम है आइसोथर्मल चेंज बताना होगा तो मैं बुक के रेफरेंस से करता हूँ हमेशा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इसमें जो कर्व्स बनती हैं वो हमेशा नेगेटिव स्लोप की बनती हैं, उनमें फॉल आता है, कर्व्स में फॉल आता है हमेशा। उसमें हमेशा फॉल आता है। ठीक है जी, तो आप याद रखो प्लीज कि जो हमारे पास कर्व्स बनती हैं इनमें हमेशा फॉल आता है। फॉल यानी कि रेफरेंस की बात हो रही है, तो फॉल हुई हुई कर्व्स का स्लोप नेगेटिव होता है। तो आप नेगेटिव स्लोप वाली ग्राफ देखोगे, वो ये ग्राफ बनते हैं। तो सी और डी तो राइज कर रहे हैं ग्राफ, ये तो राइज कर रहे हैं, ये तो राइज कर रहे हैं। तो आप फॉल वाले ग्राफ देखोगे, उसमें जो मोर स्लोपी होगा वो एडियाबैटिक होगा, और जो लेस स्लोपी होगा वो आइसोथर्मल होगा। तो बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। तो ए हमारे पास होगा एडियाबैटिक और बी हमारे पास आइसोथर्मल चेंज होगा। तो ए मोर स्लोपी है, बी लेस स्लोपी है, इसका बीटा ऑप्शन ठीक है। अच्छी तरह देख लीजिए क्वेश्चन 4 को देखो। इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन बिलो आइसोकोरिक आइसोथर्मल आइसोबैरिक पार्ट्स बताने हैं आपने। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वो सीडी पार्ट होगा। आइसोथर्मल जिसमें आपके पास लेस स्लोपी डायग्राम बनेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वो ए बी डायग्राम बनेगा। तो ए बी तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी, ए बी हमारे पास आइसोबैरिक हो जाएगा। और सी डी कौन सा हो जाएगा जी हमारे पास, सी डी हमारे पास आइसोकोरिक हो जाएगा। और बी और सी में, ए और डी में लेस स्लोपी कौन है, वो ए और डी होगा। तो इसे चार बीटा ऑप्शन ठीक है। अच्छी तरह देखिए प्लीज, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि अल्फा ऑप्शन भी इनकाउंटर करती है साथ, इसलिए प्लीज क्लास देखोगे। अभी क्वेश्चन 5 को देख लो। व्हाट इज द टोटल बर्डन। कहता है व्हाट इज द टोटल वर्क परफॉर्म्ड ऑन द गैस एज इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी along the path indicated। फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी along the path indicated। तो आप ये देख लो, ए से बी और बी से सी, बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक है। सो ए से बी में हमारे पास वॉल्यूम बनेगा। अब यहां पे आप जो है वो इसमें निकालो, इसमें देखो मैंने निकाला हुआ है 25 - 10 और 3 - 1
ये मैंने एरिया निकाला हुआ है। अच्छी तो देख लो इसको। आज 3000 डॉलर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 सर को। जी जनाब। सर यहाँ पे 3 - 1 क्यों किया है? क्या करनी करेंगे? सिर्फ 3 नहीं आएगा? हाँ 3 - 0 आएगा, सॉरी। 3, हाँ जी ठीक है, 3 - 0 आएगा, सॉरी। यहाँ 0 आएगा। यहाँ से भी मेरे पास मतलब 15 to 3 और 45 बनेगा। ये पीटर सॉरी आंसर आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन 6 देखिए प्लीज। ये देखिए मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस में पीवी डायग्राम का साइक्लिक प्रोसेस हो तो वहां पे वर्क जीरो नहीं होता, ये बात मैं बता चुका हूँ। एनालिटिकल 2 में भी बता चुका हूँ, ये दोबारा पढ़ाया था मैंने। उन टीचर के बाद मैंने दोबारा भी क्लास में पढ़ाया था और ये मैंने बकायदा मेंशन किया था कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जीरो नहीं होता। तो आप ये देखो कि जी आपके पास इसमें जो ये पार्ट है, ये एक ट्राइंगल अलग अलग हो गया आप, और ये एक ट्राइंगल भी अलग अलग हो गए। चाहे ये ट्राइंगल हो आपके पास, इसमें आपको ऐसे गिराना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो ये पूरी की पूरी बेस होगी और ये हाइट होगी। और चाहे ये डायग्राम हो, इसमें भी आपको एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, एल्टीट्यूड कहते हैं उसे, और ये पूरी की पूरी बेस होगी हमारे पास यहाँ पे। तो अब बाकायदा देखो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से ऐसे हाइट गिरा के उसकी वैल्यू निकाली है, जो कि पी नॉट और माइनस 2 p0 बनता है। इधर भी हाइट गिरा के आपके पास यही किया है मैंने, दोनों का एरिया निकाला है मैंने। अब बाद में ऐड करके मैंने रिक्वायर्ड वर्क जो चाहिए मुझे वो निकाल लिया मैंने। सही है भाई ये बात। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? आइसोकोरिक में आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में क्यू कांस्टेंट होता है, डेल्टा क्यू को जीरो लेते हैं। अगर आप क्यू को जीरो रख लो तब भी ठीक है, पर नई एडिशन के हिसाब से वैसे अमूमन हम कहते हैं कि जी हीट कॉन्टेक्ट में कोई चेंज नहीं आता उसके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड, इट्स इंटरनल एनर्जी विल क्या थी? अगर आइडियल गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है तो इसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इंटरनल एनर्जी भी क्या रहती है हमारे पास, वो भी कांस्टेंट रहती है। यू भी क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा, तो रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना है आपने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये ऐसे एक्सप्रेस किया गया है। एक मिनट दे बस आप मुझे।
हाँ जी नेहा नूर, मुझे बताओ आवाज आ रही है आपको? अभी आप बताएं। चला गया। अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बी एक्सप्रेस एज शोन, डेल्टा U is equal to Q plus W, where delta U is the change in internal energy, Q is the heating of the system, W is the burden on the system. The fixed mass of ideal gas at high pressure is contained in a balloon. The balloon suddenly burst. अगर बैलून सडनली बस्ट हुआ है तो गैस एक्सपेंड करेगी एडियाबैटिकली, इतना एनर्जी डिक्रीज करेगा, और डेल्टा यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इंटरनल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो कहता है इन दिस सिचुएशन विच रो डिस्क्राइब्स द वैल्यूज ऑफ डेल्टा यू, क्यू एंड क्या जी? डब्ल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, क्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, और डब्ल्यू भी हम, अब गौर से मेरी बात समझना, इंटरनल एनर्जी ने तो पहली बार डिक्रीज करना है तो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा। तो आप यहाँ पे जो ये डेल्टा और जो ये हमारे पास चार्ली है ये तो निकाल दो साइड, अल्फा और बीटा आपके पास ऑप्शंस बचेंगी। ए आ गया और इस साथ ये भी आ गया हमारे पास। अब डेल्टा यू नेगेटिव होगा, साथ के साथ क्यू को आपने 0 रखना है। उसकी रीजन क्या है हमारे पास? क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, और डब्ल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गया, क्योंकि बर्डन ऑन द सिस्टम की बात हो रही थी। इसलिए अल्फा ऑप्शन ठीक, बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक है। क्यू ने तो रहना ही 0 है, सो ये प्लीज ख्याल रखिएगा। हाँ जी आगे देखिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पूछा हुआ वर्क डन वो तो ब्रून के रेफरेंस से नहीं पूछा हुआ। बच्चे आप मुझे बताओ कि क्यू को 0 के रेफरेंस से है, उसके बाद आप छोड़ दो वर्क। क्यू 0 के रेफरेंस से पूछा हुआ है ना आपको, तो बस आप छोड़ दें। ऐसे और कोई ऑप्शन बनता है आपके पास? अभी थोड़ी अकल भी यूज कर लिया करो ना, ऑप्शन खुद ही पहचान करनी होती है आपने। बस बैठे बैठे दिमाग में आई ये पूछूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्या जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बीटा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हिसाब किताब है? Burden by air when it expands from 50 liters to 150 liters at a constant pressure of 2 atmosphere is what? आप जरा गौर से प्लीज देखिएगा कि burden by air when it expands from 50 liters to 150 liters at a constant pressure of 2 atmosphere is what? अब यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V है हमारे पास। यहां पे प्रेशर की वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। अब साइड पे करके मैंने एक बात लिखी थी, जरा नोट कर लीजिए। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में 10⁵ पास्कल होते हैं। ये अच्छी तरह नोट कर लो। अभी when it expands from 50 liters to 150 liters at a constant pressure of 2 atmosphere is what? तो W is equal to हमारे पास P into डेल्टा V आ गया। तो ये 2 क्रॉस 10⁵ आ गया हमारे पास। डेल्टा V हम लोग क्या पुट करेंगे? 150 माइनस 50, और लीटर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10⁻³ जी। तो यहाँ पे आ गया 2, ये 150 माइनस 50 कितना बनेगा? 100 बनेगा जी। 2 क्रॉस 100 और 5 माइनस 3 आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास 100 बच जाएगा। तो 2 क्रॉस 10⁴ जूल्स आ गया।
क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन फिगर। अब याद रखिए कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है एक सर्कल, तो इसमें वर्क या एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर बाय 4 है। इसमें डी इंटू डी कर सकते हो, एक डी वर्टिकल कह लो, एक डी हॉरिजॉन्टल कह लो, हालांकि दोनों के आंसर सेम होंगे, पर स्केल का लाजमी फर्क हो सकता है, स्केल का फर्क लाजमी हो सकता है, इसलिए आपने डी इंटू डी करके सिंपलीफाई करना है। तो एक डी करें हॉरिजॉन्टल तो 400 माइनस 1, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, नन ऑफ दिस आएगा। क्वेश्चन 70 में देखिए, 20 joule of work was done on a gas, 40 joule of heat energy was released, heat energy रिलीज हुई है। अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी गैस की 70 जूल है, तो व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी? तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहां पे हीट एनर्जी रिलीज हुई तो Q की जगह पे नेगेटिव पुट कर दें, U2 माइनस U1, U2 माइनस 70 आ गया, और वर्क डन ऑन अ गैस इसको माइनस 20 कर दें, तो माइनस 40 प्लस 20 प्लस 70 इज इक्वल टू U2। U2 का आंसर आ गया प्लस 50 जूल जी। तो अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। Question 18 देखिए, starting with the same initial conditions, another gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 अगर process purely isothermal है, W2 अगर purely isobaric है, और W3 if purely adiabatic है। ये देखिए, मैंने साइड पे करके आपको डायग्राम्स बना के दी हुई। ये जो 2 वाला मैंने दिखाया, ये मैंने दिखाया आइसोबैरिक, 1 वाला मैंने जो दिखाया वो दिखाया मैंने आइसोथर्मल, और 3 वाला जो दिखाया मैंने आपको दिखाया वो एडियाबैटिक है। ठीक है जी, तो अब जरा गौर से प्लीज देखें,
2 वाला आपके पास आइसोबैरिक ही होगा और 1 वाला आपके पास है, तो एरिया किसके अंडर ज्यादा होगा? 2 वाले में, फिर उसके बाद 1 वाले में। तो ऑर्डर हमेशा क्या बना करता है? पहले आइसोबैरिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। तो अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए प्लीज। वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस इज व्हाट? अब आइसोकोरिक प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा वी का आंसर 0 आएगा, तो वर्क का आंसर 0 आता है। चार्ली ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा प्लीज। An other gas undergoes an expansion in volume from 1.3 multiplied 10 to minus 4 meter cube to 3.6 multiplied 10 to minus 4 meter cube at a constant pressure of 1.3 multiplied 10 to 5 Pascal. During this expansion, 24 joule of heat is supplied to the gas. What is the overall change in the internal energy of the gas? अब फॉर्मूला आप वैसे लगाया करो कि हमने बनाया हुआ, बाद में साइन कन्वेंशन का आप यूज किया करें। यहाँ पे Q जो है हमारे पास 24 आ गया, डेल्टा U वैसी का वैसी, P आपके पास यहाँ 1.3 मल्टीप्लाई 10 के 5 आ गया, और डेल्टा V 3.6 माइनस 1.3 मल्टीप्लाई 10 के माइनस 4। अब 3.6 में से हम माइनस 1 करेंगे 1.3, तो आंसर हमारे पास 1.3 2.3 आ जाएगा, और 5 और माइनस 4 एक बच जाएगा। इस 1.3 को देखो मैंने यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 30 और 23 को 299। अब ये दोनों डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 100 आएगा, तो ये 29.9 बन जाएगा। इसको करेंगे सिंपलीफाई तो 30 आ जाएगा। आप 30 को वहां भेज दो, तो डेल्टा यू का आंसर आ जाएगा -6 जूल जी। ये क्या इंडिकेट करता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इज ऑफ 60 जूल है। ठीक है जी, आगे देखिए जी 21 में। सर हाँ जी, क्या हुआ? सर अभी जो हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें हम डेल्टा वी को V2 माइनस V1 करके तो क्यों नहीं ले रहे? और क्या किया? 3.6 माइनस 1.3 का मतलब क्या है मैडम? आगे खोल के देखा करो, खुद नहीं किया कैलकुलेशन पहले, तो फिर और कैसे की होगी आपने? इसके अलावा तो कैलकुलेशन बनती नहीं किसी तरह भी। सर मेरी कैलकुलेशन में मसला आ गया था इस वजह से। तो आगे खोल के किया करें ना कैलकुलेशन, अब टाइम है सही गलती का कि कैलकुलेशन में मसले आ रहे हैं अभी तक आपके, और इतनी मुतमईन हो कि मसला आ गया था। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। रेशियो ऑफ एडियाबैटिक बल्क मॉडल्स, जितना LMDK2 को ट्रेन किया था ना हार्ड, उतना फायदा कोई नहीं हुआ इनको बढ़ाने का। आगे मैं के सारे बस ऐसे ही हो जाओगे, और टेस्ट लेके आ जाओगे। रेशियो ऑफ एडियाबैटिक बल्क मॉडल्स, इतना रिजल्ट दिखा रहा है आप लोगों का, आपको इतना नहीं पता कैसे क्वेश्चन करने हैं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है जी आपकी। आपको पता है भी सही कि वहां पे आपने नंबर लेके आने हैं ऐसे जो मेरिट पे आए आपका। कहता है कि जी रेशियो डालो एडियाबैटिक बल्क मॉडल्स और आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स का, गैस का। E आइसोथर्मल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? P। तो यहां पे अगर हम एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल करें तो वहां से गैमा P ओवर P इज इक्वल टू क्या आ जाता है? गैमा। ये आपको मैं स्पीड ऑफ साउंड में बातें बता चुका हूं
कि आइसोथर्मल वर्क मॉडल्स किसके इक्वल होता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक वर्क मॉडल्स किसके इक्वल होता है? इसका बीटा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी जो क्या डिटरमिन करती है, इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो बिटवीन टू सिस्टम्स। किस डायरेक्शन में हीट जो है वो फ्लो करती है? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। A Beckel pump provides a good example of क्या जी? First law of thermodynamics। अल्फा ऑप्शन ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। 24 में थोड़ी मिस्टेक थी, 30 और 10 हो गई है। ये 30 माइनस 10 ही होगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, आंसर भी नहीं है इसके अंदर। आप देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ साइड पे। वही एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी इंटू टी बाय 4, और 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, बस किलो की जगह पे 10 और 3 कर दो, और 20 इंटू 20, 10 और 3 आ गया। सॉल्व करो, आंसर निकालो इसका। इसका 10 की पावर 5 पाई चावर आता है, यही आंसर है इसका। किसी और तरह से मैच ना करने बैठ जाइएगा। 25 में कहता है मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ गैस की फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये साइड पे देखें, कैपिटल का फार्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है जी। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है, तो कैपिटल सी अप्रोच किसको करता है, इन्फिनिटी को। तो बीटा ऑप्शन ठीक है इसका। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए प्लीज। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ क्या जी? अब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क जो है वो किसके एक्सपेंस पर होता है, इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज क्या जी? मेटाबॉलिज्म। इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो 27 का आंसर मेटाबॉलिज्म है जी। 28 heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant pressure हो जा, वो हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कह लो, मोलर स्पेसिफिक हीट कह लो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। दैट ऑप्शन ठीक है इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स tells us that heat energy can be converted into equivalent amount of work, but it is silent about किसके, how this conversion takes place। और साथ के साथ what is the direction of flow of heat, इस बारे में भी साइलेंट रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू अ गैस, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, पहले ऑप्शन में equals the heat inputs, a heat input minus the burden on the क्या जी, गैस। अब जब यहाँ पे देखें, यहाँ burden on the gas है, heat input है, इसको बनाते हैं। ए पार्ट में मैंने आपको बना के दिखाया है, Q is equal to delta U plus W लिखा है। फिर Q वैसी का वैसी हीट इनपुट है, प्लस में आएगा, डेल्टा U वैसी का वैसी, बर्डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस में आएगा। यहाँ डेल्टा U के लिए एक्सप्रेशन बनाऊं तो वो तो हीट इनपुट प्लस बर्डन ऑन द गैस आएगा, उसने माइनस मेंशन कर रखा है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर दोबारा से बनाते हैं, फिर दोबारा बी में हीट इनपुट बर्डन ऑन द गैस दिया है, आप लिखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W आ गया। यहाँ पे डेल्टा U के लिए Q को प्लस में पुट करो और साथ वर्क जो है माइनस में पुट करो, तो डेल्टा U का आंसर आएगा Q प्लस क्या आएगा, W।
तो बीटा ऑप्शन ठीक बनता है, प्लस का साइन उसे मेंशन कर दिया। आगे चार्ली में भी वर्डन ऑन द गैस माइनस द हीट इनपुट कर रहा है, जबकि हीट इनपुट वर्क या तो माइनस होगा या प्लस होगा। तो चार्ली ऑप्शन भी गलत है, डेल्टा ऑप्शन भी गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ द हीट इनपुट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रहा होता है कि हीट इनपुट कितना है, वर्क कितना है, इन सारी दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अब देखें इसमें कोई रिपीट करवा रहा हूं उससे, अच्छी तरह देखो।